कुछ प्रेमियों वाली प्रेमिका जानकी को मैं इसलिए भी जानकी जी कहकर संबोधित करता था क्योंकि वे मुझसे उम्र में 20 साल बड़ी थी, यानी मैं 35 साल का था और वे 55 साल की थी। प्यार की पहल भी जानकी जी ने खुद की थी। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि वे मुझे पसंद करती हैं और मैं जानकी जी के प्रेम जाल में फंस गया। जानकी जी से मेरी पहली मुलाकात शहर के एक अस्पताल में तब हुई थी जब मेरे पापा वहां कुछ दिनों के लिए भर्ती हुए थे। पापा की हालत काफी सीरियस थी, इसलिए मेरा मन बहुत अशांत था। मन को शांत करने की गरज से मैं वार्ड से बाहर वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। वेटिंग रूम में पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनके मरीज वहां भर्ती थे। वेटिंग रूम के शोर शराबे के बीच मैं भी एक सीट पर जाकर बैठ गया। मन बहुत परेशान था, इतना परेशान कि कोई भी चेहरा देखकर मेरी परेशानी को पढ़ सकता था। जानकी जी मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मेरी बेचैनी को उन्होंने अच्छी तरह मेरे चेहरे से पढ़ लिया था। आपका कोई भर्ती है यहाँ क्या? जानकी जी ने मुझसे बात करने का सिलसिला शुरू किया। जी हाँ, मेरे पापा भर्ती हैं। वे वार्ड नंबर 4 में हैं। मैंने पहली बार जानकी जी को नजर भर के देखा था। घर से और कोई नहीं आया? जी नहीं, घर में ज्यादा लोग नहीं हैं। जो हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है। कोई नहीं, आजकल सभी का यही हाल है। मेरा पेशेंट वार्ड नंबर 5 में है। अगर आपको मेरी कैसी भी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। जानकी जी ने मुझसे हमदर्दी जताई। जी शुक्रिया, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। इंसान ही इंसान के काम आता है। जी हाँ, ये तो है। मेरी और जानकी जी के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता। इससे पहले वार्ड बॉय ने आकर जानकी जी को बताया कि उन्हें डॉक्टर बुला रहे हैं। जानकी जी वार्ड बॉय के साथ वहाँ से चली गयी। 10-15 मिनट बाद वे फिर वेटिंग रूम में आई और मुझसे बोली कि उनका मन चाय पीने का है। इतना कहकर जानकी जी मुझे भी अपने साथ अस्पताल की कैंटीन में ले गईं। हम दोनों ने एक एक चाय पी और साथ में एक एक समोसा भी खाया। चाय पीने के बाद मैं चाय का पेमेंट करने लगा तो जानकी जी बोली, यहाँ टोकन से चाय मिलती है और टोकन की पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। मैं जानकी जी को ऐसे देखने लगा जैसे मुझे उनका चाय पिलाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जैसे मेरे मन को पढ़ा और मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, अगली बार चाय का बिल तुम चुका देना। मैं फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप जानकी जी के साथ कैंटीन से बाहर आ गया। उसके बाद हम दोनों अक्सर साथ ही कैंटीन जाते और जो कुछ खाना पीना होता साथ ही खाते पीते। मेरे पापा एक हफ्ते तक अस्पताल में रहे और जानकी जी का पेशेंट 5 दिनों में ही ठीक हो गया था। जानकी जी ने मुझे कभी यह नहीं बताया कि उनके मरीज से क्या रिश्ता है और मरीज औरत है या मर्द। मैंने भी उनसे इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। वे मुझसे 2 दिन पहले अपने घर चली गईं। जाते समय मैं उनसे नहीं मिल पाया था क्योंकि उस समय मैं अस्पताल में नहीं था। इन बीते 5 दिनों में मेरे और जानकी जी के बीच औपचारिक बातों के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हुई। न हमने अपने मोबाइल नंबर आपस में बदले और न ही एक दूसरे से यह जानने की कोशिश की कि कौन कहाँ रहता है या कौन क्या करता है। जानकी जी का बर्ताव तो बढ़िया था ही, रंग रूप कद-काठी से भी वे सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। कुदरत ने उन्हें दरमियाने कद, गोरे चिट्टे और छरहरे बदन, काली कजरारीशीली आंखें, होठों तक पहुंचती पतली लंबी नाक और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे खूबसूरत होठों के अलावा मधुर आवाज से भी नवाजा था। अस्पताल से पापा को घर ले आने के बाद भी मैं जानकी जी को कभी भी मन में याद कर लेता था। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और जानकी जी धीरे धीरे मेरे दिलो दिमाग और ख्यालों से ओझल हो रही थी कि अचानक एक दिन उनसे मेरा दोबारा आमना सामना हो गया। मैं शहर की एक मॉल से खरीदारी करके अपनी बाइक लेने के लिए मॉल की पार्किंग की तरफ आया कि सामने से आती जानकी जी ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान से मेरा स्वागत किया। उस दिन वे बला की खूबसूरत लग रही थी। जवान लड़कियों की तरह उनके चेहरे पर चमक थी। मुझे पहचानने में उन्होंने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया। हेलो, पहचाना मुझे? चिड़ियों की तरह चहकती हुई आवाज में जानकी जी बोली। क्यों नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूँ। मेरा जवाब सुनकर वे जवान लड़कियों की तरह खिलखिलाकर
हंस पड़ी और बोली, हम ऐसे ही हैं। हमसे जो एक बार मिल लेता है वो हमेशा हमें याद रखता है। खैर छोड़ो और ये बताओ कि कैसे हो। मैं अच्छा हूँ और आप? मैं भी अच्छी हूँ। आपको देखकर और अच्छी हो गई। जानकी जी के बात करने का लहजा मुझे अच्छा लगा। खरीदारी करने निकले हो, वह भी अकेले ही? आप भी तो अकेली हैं। इस बार मैंने भी मजाक कर दिया। अकेले तुम, अकेले हम। जानकी जी ने फिल्मी डायलॉग बोलकर फिर मजाक किया तो मेरी हंसी छूट गई। वे बात बदल कर बोली, अभी मेरे पास तकरीबन 45 मिनट हैं। उसके बाद मेरी किसी से मीटिंग है। चलिए तब तक साथ बैठकर एक एक कप कॉफी पीते हैं। इसी बहाने हमारी पहचान कुछ और गहरी हो जाएगी। जानकी जी ने जितने अपनेपन से मुझे कॉफी ऑफर की, उतनी ही शिद्दत से मैंने उनके ऑफर को स्वीकार भी कर लिया। मैं दोनों मॉल की दूसरी मंजिल पर बने कॉफी हाउस में आ गए। सीट पर बैठने से पहले ही जानकी जी ने मुझसे कहा, ये कॉफी मेरी तरफ से होगी, इसकी पेमेंट मैं करूंगी। जानकी जी की बात पर मैं कुछ न बोलकर बस मुस्कुरा दिया। वे सामने काउंटर पर चली गईं। उन्होंने 2 कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर देकर गूगल पे से पेमेंट कर दी। जानकी जी जब तक काउंटर पर रहीं, तब तक मैं उन्हें पीछे से देखता रहा। वे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। पतले दुबले सुडौल जिस्म पर उन्होंने लाइट ग्रीन कुर्ता और डार्क ग्रीन प्लाजो पहना हुआ था, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा था। मैंने महसूस किया कि जानकी जी को पीछे से देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वे अपनी उम्र के 55 साल पूरे कर चुकी होंगी। उनके चेहरे का गुलाबीपन, उनकी चंचल शोख अदाएं, झील सी गहरी आंखें और चेहरे के हाव भाव से वे अपनी उम्र को 1-2 नहीं, तकरीबन 12 से 15 साल कम कर चुकी थी। कुल मिलाकर उनकी चंचलता और फुर्तीलापन मुझे बरबस ही उनकी तरफ खींच रहा था और उनकी सादगी दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं देख रहा था, जो भी उनके करीब से गुजर रहा था वो उन्हें एक बार नजर भर के जरूर देख रहा था। मैं तो पहले से ही उनकी सादगी का कायल था, क्योंकि मुझे औरत का जरूरत से ज्यादा सजना संवरना और क्रीम पाउडर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जानकी जी खुद ही छोटी ट्रे में 2 कप कॉफी और स्नैक्स लेकर आईं और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गईं। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। बदले में मैं भी मुस्कुरा रहा था। अस्पताल के बजाय मॉल में मिलने का जानकी जी का अंदाज और तौर तरीका एकदम जुदा था। अस्पताल में वे जितनी शालीन और सरल नजर आ रही थीं, मॉल में उतनी ही चंचल और शोक दिख रही थीं। उनके बात करने का अंदाज भी जुदा था। कितना अजीब इत्तेफाक है कि हम दोनों की ही दूसरी मुलाकात है, पर अभी तक हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जान पाए। मेरा नाम जानकी है, जानकी माथुर। मैं दीपांशा हाइट में रहती हूँ। समाज सेवा का शौक है, कविताएं भी लिख लेती हूँ। एक बेटी और एक बेटा है। दोनों की शादी कर दी है। दोनों विदेश में रहते हैं। जानकी जी ने एक सांस में ही अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। और आपके हस्बैंड का नाम सुनते ही जानकी जी का चेहरा एकदम फका पड़ गया, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछ लूंगा। इससे पहले कि उनके मन के भाव उभर कर उनके चेहरे पर ठहरते, उन्होंने खुद को संभाल लिया और मुस्कुरा कर बोली, हस्बैंड का होना या न होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। कहने के लिए मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, पर मैंने खुद अपने आप को बनाया है। जानकी जी के मन को पढ़ना या समझना इतना मुश्किल नहीं था। मैं समझ गया कि वे अपने हस्बैंड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हैं, इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा, मेरा नाम गणेश है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट हूँ। पत्नी ने 5 साल पहले मुझसे तलाक ले लिया है। 4 साल का एक बेटा है, जो अपनी माँ के साथ ही रहता है। मेरे बारे में जानकर जानकी जी के चेहरे पर अफसोस की क्षणिक लकीरें खींची हुई दिखाई दी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, बीवी ने तलाक ले लिया, पर क्यों? क्योंकि मैं निहायत ही सरल और सादगीपसंद हूँ, इसलिए मैं उनके फ्रेम में कहीं फिट नहीं हुआ। उन्हें आजकल के लड़कों की तरह तड़क भड़क से रहने वाला इंसान चाहिए था। इसी बात को लेकर हमारे बीच आए दिन कहासुनी होती थी। इस बीच उन्होंने मुझसे तलाक मांगा। मैं भी रोज रोज की किचकिच से तंग आ गया था, इसलिए मैंने भी उन्हें तलाक दे दिया।
पत्नी ने आपसे तलाक ले लिया, फिर आप अपनी जरूरतों को कैसे मैनेज करते हैं? अपनी बात कहकर जानकी जी हंसने लगी। जरूरतों से जानकी जी का मतलब फिजिकल रिलेशन से था, जो मैं अच्छी तरह समझा रहा था। मैं जानकी जी के इस सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उनका फोन आ गया और वे फोन पर कुछ पल के लिए बिजी हो गईं। जानकी जी की बातों से समझ में आ रहा था कि फोन उसी शख्स का है जिसके साथ उनकी मीटिंग थी। जानकी जी की बात खत्म होते ही मैं भी उठकर खड़ा हो गया। अच्छा जानकी जी, आप अपनी मीटिंग कीजिए, मैं चलता हूँ। जानकी जी ने एक बार भी मुझे रुकने को नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है, मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। ओके, इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया। नीचे आकर मेरी मुलाकात राघव से हो गई। वो मेरा पुराना परिचित था। यहाँ कैसे राघव? मैंने पूछा। किसी के साथ मीटिंग है। ओके, मैंने राघव को ज्यादा कुरेदना नहीं चाहा, इसलिए हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पार्किंग से बाइक निकालकर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। बाइक पर चलते हुए मेरे जेहन में फिर से राघव का चेहरा घूम गया। दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगा कि मॉल में राघव की मीटिंग किससे हो सकती है? कहीं उसकी मीटिंग जानकी जी से ही तो नहीं है? अगर राघव की मीटिंग जानकी जी से है, तो फिर जानकी जी राघव को कैसे जानती हैं और उन दोनों के बीच किस बात को लेकर मीटिंग होगी? मेरे मन में ये भी ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल मैंने उस ख्याल को मन से छिटक दिया और अपना ध्यान बाइक चलाने में लगा दिया। अगली सुबह एक खूबसूरत इमोजी के साथ जानकी जी का गुड मॉर्निंग लिखा मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर तैरने लगा। बदले में मैंने भी उन्हें वेरी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया। दिन भर हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन रात को तकरीबन 9 बजे जानकी जी का गुड नाइट लिखा मैसेज मुझे मिला, तो मैंने भी उन्हें वेरी गुड नाइट का मैसेज लिखकर भेज दिया। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज के साथ धीरे धीरे जानकी जी अपनी निजी बातें भी मेरे साथ शेयर करने लगी, जैसे उन्होंने आज नाश्ते में, लंच में और डिनर में क्या बनाया और क्या खाया। वे आज कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, आज उन्होंने कौन सी और किस रंग की ड्रेस पहनी है, या उनके हस्बैंड से उनकी किस बात पर कहासुनी हुई। धीरे धीरे मुझे भी जानकी जी की आदत लगने लगी। मैं भी उन्हें दिन में 1-2 बार किसी न किसी बहाने फोन कर लेता था। जिस दिन मैं उन्हें फोन नहीं कर पाता, उस दिन वे खुद मुझे फोन कर लेती। फिर एक दिन जानकी जी का मन टटोलने के लिए कि उनके मन में मेरे लिए क्या है, मैंने उनको फोन करके कहा, कल मेरा आपके घर की तरफ आना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही जानकी जी बोल पड़ी, ओ, तो हमारे घर आने के लिए तुम्हें हमारी इजाजत चाहिए। अरे, यह आपका घर है जनाब, आप शौक से आए, उन्होंने शायराना अंदाज में कहा। अगले दिन मैं जानकी जी के घर उनसे मिलने पहुंच गया। इतना बड़ा घर और जानकी जी घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्हें अकेला देखकर मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वे पहले ही मुझे बता चुकी थी कि उनके दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं और पति बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर रहते हैं। उस दिन जानकी जी बला की खूबसूरत लग रही थी। धानी रंग की सूती साड़ी में लिपटा उनका छरहरा सुडौल जिस्म और उसमें से झांकता गोरा रंग मानो ऐसा लग रहा था जैसे हरियाली की ओट से उगते सूरज की लालिमा झांक रही हो। गणेश जी, क्या पीना पसंद करोगे, चाय या फिर कॉफी? जानकी जी ने मेरे ध्यान को अपनी तरफ से भटकाते हुए मुझसे पूछा। कुछ भी, जो आपको पसंद हो। उन्होंने 2 कप कॉफी बनाई और मेज पर रखकर वे मेरे बराबर में बैठ गईं। आप इतने बड़े घर में अकेली कैसे रह लेती हैं? आपको अकेलापन कचोटता नहीं है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। जैसे आप अकेले रह लेते हैं, वैसे ही हम भी अकेले रह लेते हैं, मेरे सवाल के जवाब में जानकी जी ने कहा। हमारे बीच कुछ पल के लिए चुप्पी छाई रही, जिसे तोड़ते हुए जानकी जी बोली, आप 5 साल से अकेले हैं। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कोई पसंद ही नहीं आया। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हें कैसी लेडी पसंद है? जानकी जी के इस सवाल पर मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे सादगी में लिपटी हुई औरत पसंद है। जानकी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा, कहीं तुम्हें हमसे प्यार तो नहीं हो गया? मतलब
मतलब यही कि हम भी तो तुम्हारी पसंद की तरह साधारण, सहज और शालीन हैं। हमें भी तो ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं है। जानकी जी के इस जवाब के सामने मेरे मन का प्रेमी चोर बस मुस्कुरा कर रह गया। यही उनके लिए मेरे प्यार की मानो रजामंदी थी। हमारी कॉफी खत्म हो चुकी थी। बस मैं वहाँ से जाने की सोच ही रहा था कि अचानक जानकी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम अच्छे लगते हो, हमें तुमसे प्यार हो गया है। कहते हुए जानकी जी ने बच्चों की तरह मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया, जो मुझे अच्छा लगा। वे अपने हाथों की उंगलियों से कंघे की तरह मेरे सिर के बालों को सहलाने लगी। फिर उन्होंने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। फिर क्या था, मैंने भी अपना प्यार जानकी जी पर लुटा दिया। मुझे याद नहीं कि हम कितने मिनट तक एक दूसरे के आगोश में सिमटे रहे। प्यार की कहानियां और किस्से सुने और पढ़े जरूर थे, लेकिन प्यार का मतलब क्या होता है, यह मैं पहली बार महसूस कर रहा था। हालांकि मेरी शादी हो चुकी थी, पर वो एक सामाजिक बंधन था जिसमें बिना कोशिश, बिना जोर जबरदस्ती और बिना शर्त सब कुछ अपना होता है। लेकिन किसी से प्यार करके उसे पा लेने का अलग ही मजा होता है। प्यार मोहब्बत के नाम पर जानकी जी मेरा पहला प्यार थी। खुशी के मारे मैं फूला नहीं समा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जानकी जी के रूप में दुनिया की सबसे नायाब चीज मुझे मिल गई हो। मैं जानकी जी के प्यार की गहराई में डूबता चला गया। उनके सिवा मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ वे ही रहने लगी थी। हमारे प्यार की दुनिया अभी पूरी तरह से बस भी नहीं पाई थी कि एक दिन अचानक राघव से मुलाकात हो गई। राघव ने मुझसे लंबी चौड़ी बातें न करके सीधे सीधे कहा, गणेश, आप जानकी जी को कितना जानते हैं? मैंने राघव के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे ही सवाल कर दिया कि वह किस जानकी जी की बात कर रहा है। इस पर राघव ने कहा, मैं उन्हीं जानकी जी की बात कर रहा हूँ जिन जानकी जी से तुम कुछ दिन पहले मॉल में मिले थे। उसके बाद तुम उनके घर भी गए थे। ये बात तुमसे किसने कही कि मैं जानकी जी से मिला था? जानकी जी ने मुझे खुद बताया है कि आपकी उनसे बातचीत और मुलाकात होती रहती है। राघव की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे खामोश देखकर राघव ने कहा, गणेश जी, अगर जानकी जी के साथ आपका प्यार का कोई चक्कर चल रहा है तो सावधान हो जाए, क्योंकि जानकी जी अच्छी औरत नहीं है। वे किसी एक की नहीं है। उन्होंने हमारे जैसे कईयों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। कईयों का मतलब यही कि जानकी जी जितनी सीधी, सहज और सरल लगती हैं, उतनी सीधी वे है नहीं। वे दिलफेक और आशिक मिजाज औरत हैं। मैं भी उनकी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें दिल दे बैठा था। लेकिन जब मेरी मुलाकात जानकी जी के एक और प्रेमी आशुतोष से हुई तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। मुझे लगा कि आशुतोष झूठ बोलकर जानकी जी को बदनाम कर रहा है, लेकिन जब उसने मुझे जानकी जी के साथ अपने प्यार के कुछ सबूत दिखाए तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर मैंने एक दिन खुद जानकी जी को एक दूसरे लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने जानकी जी से कहा, इस उम्र में ये सब क्या चल रहा है? ये लड़का कौन है? क्या रिश्ता है इससे आपका? तब उन्होंने कहा कि वो उनका दोस्त है। मैंने उनसे फिर पूछा कि ऐसे उनके और कितने दोस्त हैं? मेरी इस बात पर वो लड़का मेरे ऊपर भड़क गया और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। हम दोनों के बीच जब कहासुनी बढ़ गई, तब जानकी जी मुझसे बोली कि मुझे इस तरह उनसे नहीं बोलना चाहिए था। बस उसी दिन से मुझे जानकी जी से नफरत हो गई और मैंने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन जानकी जी तो पढ़ी लिखी, सभ्य, सुशील और शादीशुदा औरत हैं, फिर वे ऐसा क्यों करेगी? मैंने पूछा तो राघव बोला, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि कोई भी इंसान प्यार करता भी है तो किसी एक से करता है, लेकिन जानकी जी के तो 2-3 प्रेमियों से मैं खुद मिल चुका हूँ और उनके अगले प्रेमी शायद आप होंगे। राघव की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। जानकी जी को लेकर मैं जो भी सपने देख रहा था वे सब टूटकर चकनाचूर हो गए। मैंने 2 दिनों तक जानकी जी को फोन ही नहीं किया। इन 2 दिनों में जानकी जी ने मुझे कई मैसेज भेजे और 2-3 बार फोन भी किया,
पर मैंने उनके किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उनका फोन रिसीव किया, क्योंकि उनके लिए मेरे अंदर नाराजगी भरी हुई थी। तीसरे दिन जानकी जी ने जब मुझे लगातार 3-4 बार फोन किया तो मैंने उनका फोन रिसीव कर लिया। लगता है कि आप हमसे नाराज हो, जानकी जी ने फोन पर कहा, पर मैं चुपचाप उनका फोन सुनता रहा। जवाब में कुछ नहीं बोला। लगता है कि तुम्हें राघव ने हमारे खिलाफ भड़काया है, क्योंकि हमने राघव से तुम्हारा जिक्र किया था। क्या कहा राघव ने तुमसे? यही कि आप उससे प्यार करती हो, जो मेरे मन में भरा हुआ था। मैंने बिना भूमिका बनाए जानकी जी से बोल दिया। जानकी जी बनावटी हंसी हंसकर बोली, राघव ने जो कहा उसे तुमने सच मान लिया। जानकी जी प्लीज आप बात को घुमाइए मत, बस बता दीजिए कि सच क्या है। गणेश जी हमें अफसोस है कि तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है। रही बात राघव की, तो राघव ने हमारे बारे में तुमसे क्या कहा उसके लिए तुम कुछ भी सोचने के लिए आजाद हो। हमारे बारे में तुम्हें जो सोचना है सोच लो, जो भी राय बनानी हो बना लो, पर हम आपको अपनी सफाई नहीं देंगे। इतना कहकर जानकी जी ने फोन काट दिया। पहली बार जानकी जी ने मेरे साथ ऐसा गलत बर्ताव किया कि उन्होंने 2 टूक बात कहकर फोन काट दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने भी उन्हें वापस फोन नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि जानकी जी का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तब वे मुझे फोन करके अपनी गलती की माफी मांगेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 1 हफ्ते बाद जब मेरा मन नहीं माना तो मैंने जानकी जी को फोन किया। उन्होंने मेरा फोन तो रिसीव कर लिया, पर उन्होंने कोई खुशी जाहिर नहीं की। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वह भी उनके घर पर जानकी जी ने ये कहकर कि वे अभी मुझसे मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर आई हुई हैं, फोन काट दिया। मैं भी अपना फोन काटने ही वाला था कि जानकी जी की आवाज सुनकर चौंक गया। और बताओ रितेश कैसे हो? रितेश नाम सुनकर मैं समझ गया कि भूलवश उनका फोन कट नहीं पाया है। मैं जानकी जी की बातें सुनने लगा। वे किसी रितेश नाम के लड़के से बात कर रही थीं। मुझे एक और झटका लगा। मैं समझ गया कि जानकी जी ने मुझसे झूठ बोला है। वे कहीं बाहर नहीं गई हैं, बल्कि अपने घर पर ही हैं। मैं उनकी और रितेश की सच्चाई जानने के लिए उनके घर चला गया। अचानक ही मुझे अपने घर में देखकर जानकी जी के हाथ के तोते उड़ गए। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? और यह कौन है? इसका नाम रितेश है ना? जानकी जी की बगल में बैठे एक लड़के को देखकर मैंने पूछा, तो वे नाराजगी जताते हुए बोली, गणेश जी आप बिना फोन किए आ गए। यहाँ आने से पहले फोन तो करना चाहिए था ना। फोन करता तो आपकी हकीकत का पता कैसे चलता? तुम कहना क्या चाहते हो? जानकी जी मेरे ऊपर एकदम भड़क गईं। जानकी जी चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, पर वो अपनी चोरी का एक न एक सबूत छोड़ ही देता है। आपने एक गलती कर दी। मुझसे फोन पर बात करने के बाद आप अपना फोन काटना भूल गईं, जिससे आपका शहर से बाहर जाने वाला झूठ पकड़ा गया। आपके फोन ने बता दिया कि आप अपने नए दोस्त रितेश के साथ अपने ही घर में रोमांस कर रही हैं। जानकी जी नफरत हो गई है आपसे और आपकी इस घिनौनी हकीकत से। आखिर आपके इस मासूम चेहरे के पीछे प्यार के नाम पर और कितने लोगों को बेवकूफ बनाने का सच छिपा हुआ है। क्यों कर रही हैं इस उम्र में ये सब? आखिर क्या चाहिए आपको? किस चीज की कमी है आपके पास? मेरे किसी भी सवाल का जानकी जी के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, उनके चेहरे की हवाएं जरूर उड़ गई थीं, पर मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर हुआ होगा, क्योंकि प्यार करना उनकी आदत नहीं फितरत थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।